लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ टुडे इज टेंस। जैसा कि हम जानते हैं टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जैसा कि हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसेस के पहले तो इसको हम मोटे तौर पर देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। बिकॉज भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, हमारा जो बोलने का सिस्टम है वो हिंदी है और हिंदी ही मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में आती है। तो हमें बात करते हैं हिंदी के बेसिस पर प्रेजेंट टेंस की हम कैसे पहचानेंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ, हैं अगर आते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस का होगा। प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर है, हो, हूँ, हैं आदि आते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। और पास्ट टेंस का मतलब होता है सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी या थी हो तो वह पास्ट टेंस होगा। फ्यूचर टेंस की पहचान के लिए हम इसके लास्ट में गा, गे, गी यानी कि होगा, होगी, होंगे इत्यादि होंगे। ठीक है ना, ये हो गया एक मोटे तौर पर इसकी टेंसेस की पहचान कि हिंदी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस किस टेंस में जाता है। अब हम इनका सेपरेटली डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान का, इसके 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के यानी कि सभी टेंसेस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, सबसे पहले इसके नाम पर जाते हैं। इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? हिंदी में भले इसको सामान्य कहते हैं, जैसे कि ये पूरा नाम होगा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पूरा नाम ये होगा इसका टेंस और यहां कर देते हैं। इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? ये एक्चुअल में डेफिनिट से बना हुआ वर्ड है। डेफिनिट मीन्स हम लोग जानते हैं, डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, बिल्कुल तय, और इनडेफिनिट उसका अपोजिट हो गया यानी कि अनिश्चित। तो इस टेंस में आने वाली जो वर्ब होती है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि टेंस केवल वर्ब का होता है, बाकी टेंसेस में कोई भी वर्ड चेंज नहीं होता है। सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सेम टू सेम रहते हैं, ओनली वर्ब जो है वो चेंज होता रहता है टेंसेस में। तो इसमें जो वर्ब आती है उसको देख करके हम ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं, ये निश्चित नहीं कर पाते हैं, ये डेफिनेट नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट ने काम सिर्फ आज ही किया है या बीते हुए कल किया था या आने वाले कल करेगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि सब्जेक्ट ने वो काम रोज ही किया है और रोज करता भी है और आगे भी करता रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। एक पहचान के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ता है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ता है, ती है, ते हैं आने पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने सेंटेंस लिया यह गीता है, अब ये तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो ता तो लगा हुआ है नाम में ना कि वर्ब में। तो वर्ब में ता है, ती है, ते हैं लगे होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मोस्टली होता है, हमेशा वो भी नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होगी। दूसरा टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहली बात तो कंटीन्यूअस की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग इसका स्पेलिंग गलत ही सोच के रखते हैं। कोई कंटीन्यूअस लिखता है, कोई कंटिन्यूअस लिखता है, कोई कुछ भी बोलता रहता है। एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस, अगर हम इसको कंटीन्यूअस बोलेंगे तो स्पेलिंग भी गलत नहीं होगी और प्रोनाउंसिएशन भी गलत नहीं होगा। तो कंटीन्यूअस बोले, कंटिन्यूअस ना बोले, कंटीन्यूअस, है ना। इसका मतलब होता है अपूर्ण। अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं है, यानी जो रनिंग में है, वो कंटीन्यूअस में आता है। तो कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब आएगी जिसको देख करके हम ये पता कर पाएंगे कि सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है वो अभी भी रनिंग में है। ठीक है, मोस्टली लोग ये बताते हैं कंटीन्यूअस के लास्ट में, हिंदी में अगर कंटीन्यूअस पहचानना है तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, है ना। लेकिन ये बात पूरी नहीं है। रहा, रही है के अलावा और भी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेटा है और उसका लेटना जारी है,
मोहन लेटा है, जो उसने काम किया है, लेटना जो काम किया है वो तो जारी है ना, तो कंटिन्यूस में आएगा वो। अब रहा तो नहीं आया लास्ट में, तो ये जरूरी नहीं है कि रहा है रही है, वो सीधे सा एक कॉन्सेप्ट बना ले दिमाग में कि सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है वो कंटिन्यू है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि चौक टेबल पर रखी है, तो रखी है, अभी भी रखी है, कंटिन्यू है, इट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो बैठी है, अभी बैठी है, रहा रही तो नहीं आया, बट वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हमारा कहने का मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी है जो काम, सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है वो कंटिन्यू है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है। अगली हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। अब यहां थोड़ा सा एक ध्यान देने वाला मैटर है परफेक्ट टेंस में। क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा, सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है वो पूरा हो गया है, लेकिन पूरा हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो पास्ट में चला जाएगा। सब्जेक्ट ने जो भी काम किया है वो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट पूरा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पहचान के लिए हम कह सकते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, इत्यादि हो सकता है। अब अगली जो फोर्थ टेंस होता है वो दो टेंसेस का मिक्सचर होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दो टेंसेस का मिक्सचर होता है। इसका थोड़ा सा और, मैं इसको कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको परफेक्ट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट यानी कि पूरा नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब पूरा नहीं है, यानी कि जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का इसमें यह होता है कि एक ड्यूरेशन रहता है, यानी कि सब्जेक्ट को काम किए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है और अभी भी जारी है। मोस्टली हम ये पढ़ते आए हैं बचपन से, टेंसेस जब से भी पढ़े हुए हैं कि लास्ट में रहा है, रही है, आता है, उसमें टाइम सेंस जरूर होता है, सेंस फॉर जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंस फॉर लगे। अगर उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा तो सेंस फॉर लगेगा, और टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा तो सेंस फॉर नहीं लगेगा, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम सेंस हो। ठीक है ना। अब इसके डिटेल में हम जब टेंस की बात करेंगे तब जाएंगे, अभी हमें बात करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानने के लिए एक अवधारणा बना लेते हैं कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि आते हैं, है ना। बस बात यह है कि क्रिया के लास्ट में आना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में आना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यह रीता है, वह गीता है, वह सीता है, तो ता है आ गया, बट वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा, वो सिंपल प्रेजेंट का होगा। ठीक है। आप इसमें इंडेफिनिट में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हिंदी सेंटेंस जो होता है, पहले तो देख लीजिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको ट्रांसलेशन करना है किसी भी लैंग्वेज में तो आपका सिंथेसाइजिंग बहुत जरूरी है, यानी कि सारे जो वर्ड्स से सेंटेंस में उनका आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और उसका प्लेस क्या होता है। सपोज कि नाउन है तो नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, प्रोनाउन है तो कहाँ कहाँ आ सकता है, वर्ब को कितने तरीके से यूज किया जाता है, ये सारा सिंथेसाइजिंग कहलाता है। सिंथेसाइजिंग बहुत जरूरी है। सिंथेसाइज के बिना हम ग्रामर को कमांड नहीं कर सकते। ग्रामर तो कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट कमांड नहीं कर सकते। सिंथेसाइज करना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, हिंदी में जो सेंटेंस होता है उसका क्रम होता है, पहले सब्जेक्ट आता है उसमें, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर लास्ट में जाके वर्ब आता है। हिंदी के सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ले लें आप, अगर उसमें वर्ब है तो शब्दों का क्रम इस तरीके से होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर लास्ट में जाके वर्ब आएगा। ठीक है। वर्ब में यहाँ मेन वर्ब रहता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता है, हम तो दो पार्ट रहते हैं। ठीक है। अब यही क्रम इंग्लिश में, ये था हिंदी का, ये हिंदी का क्रम था। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यही क्रम हो जाता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में जाके अदर वर्ड्स। यानी कि अगर हम हिंदी सेंटेंस के इस क्रम को इस क्रम में रख दें तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बन जाएगा।
और साथ में हमें ग्रामर के रूल भी फॉलो करने होंगे। क्रम ये रहेगा, साथ में ग्रामर के रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम सेंटेंस ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो हमें क्या रूल फॉलो करना है वो सुनिए आप। सब्जेक्ट के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आएगा। अब यहां पर एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि वर्ब में कहां पर ईएस, कहां पर आईईएस और कहां पर एस लगाएं। एक ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपने छोटी क्लासेस से भी सिंगुलर प्लूरल पढ़े हुए हैं और उसके रूल पढ़े हैं। जैसे कि आपने रूल पढ़ा होगा, किसी भी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ होता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाया जाता है। ये हमने नाउन में पढ़ा था। द सेम रूल यहाँ फॉलो होता है। जिस वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ होता है उस वर्ब में ईएस लगता है। इसी प्रकार से हमने नाउन में पढ़ा हुआ था कि अगर किसी नाउन के लास्ट में कंसोनेंट प्लस बाई हो, यानी कि व्यंजन के बाद बाई हो, तो बाई को हटा करके आईईएस कर दिया जाता है। द सेम रूल यहां भी फॉलो होता है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में बाई होता है और बाई के ठीक पहले व्यंजन होता है यानी कंसोनेंट होता है, तो बाई को हटा करके आईईएस कर दिया जाता है। तो आईईएस का हो गया, ईएस का हो गया, बाकी सब में एस लग जाएगा क्योंकि एस का कोई रूल नहीं होता, ठीक है। ईएस का हो गया। आप इसको जो ग्रामर की बुक है उसमें आप नंबर वाले चैप्टर में जाकर के और सिंगुलर प्लूरल में देख सकते हैं, है ना। ये दोनों ही आपको उसमें प्रॉपर मिल जाएंगे। छोटी क्लासेस से ही रहते हैं, मिडिल क्लासेस से भी रहते हैं, तो पूरा आराम से मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक अजीब क्वेश्चन एराइज होता है। मैंने अभी बचपन से एक पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस, ईएस या आईईएस लगाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। हर चीज का एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामर जो है साइंटिफिक होता है पूरी तरह से, तो उसका रीजन भी होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, रीजन होना चाहिए। तो इसका रीजन है, अब रीजन क्या है वो सुनिए आप। रीजन एक्चुअल में ये है, किसी भी ग्रामर का, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हो, हिंदी, उर्दू, कुछ भी हो, बट उसका एक रूल होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब तो जानते हैं, सहमति। सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति होती है तभी सेंटेंस बनता है। अगर सब्जेक्ट कुछ कहे, वर्ब कुछ कहे तो सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। और इसका एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जिस क्वालिटी का होगा वर्ब भी उसी क्वालिटी की होगी। सीधी सी बात है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। कहने का मतलब हमारा ये है। तो कुछ टेंसेस में ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। अब यही रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम मोटे तौर पर रूल बनाएं तो रूल ये बनेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। एस ईएस कहने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में है क्या, हमारे ग्रामर बुक बनाने वाले हमें वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ाते। किसी भी ग्रामर बुक ने आज तक मैंने नहीं देखा कि वर्ब का सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दिया गया हो। केवल नाउन का पढ़ाते हैं बस, ठीक है ना। बट वर्ब का भी पढ़ाना चाहिए, वरना यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। उल्टा रूल फॉलो होता है। नाउन में एस, ईएस या आईईएस लगाने पर प्लूरल बनता है और यही एस, ईएस, आईईएस लगाने पर वर्ब सिंगुलर बनती है। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है दैट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कोई भी हो, जैसे गो है, कम है, रीड है, कोई भी, सारे के सारे प्लूरल है। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि ही गो टू स्कूल, सपोज मैंने ये लिख दिया, इसमें यस रहेगा, क्यों गलत है? ये सिंगुलर है बट ये प्लूरल है, बिगड़ गया एग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही चाहिए, इसलिए इसका एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। इसलिए हम इस वर्ब को भी सिंगुलर कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस सही है। रीजन क्लियर कि वर्ब में एस क्यों लगाते हैं? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए लगाते हैं, सीधी सी बात है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
ऑलवेज प्लूरल होता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस ई एस आई ई एस जो भी उसकी टेंडेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्लियर ना? ये टॉपिक क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगली चीज, तो हम रूल आधा करके आगे बढ़ गए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स तो आते ही, लास्ट में कहने की बात नहीं है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सीधी सीधी वर्ब लगाते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, तो एस ई एस लगाने का रीजन क्लियर हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए आप कितनी मजेदार बात, जैसे मान लीजिए मैंने कहा फ्लाई और कहा बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब अगर आप कहते हैं सिंगुलर है तो भी गलत हो जाएगा, अगर आपने कहा प्लूरल है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों होगा, फ्लाई सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। आप श्योर आंसर तब दे पाएंगे जब ये कहा जाए कि फ्लाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है कि वर्ब है, तब आप इसका श्योर आंसर दे पाएंगे। अगर आपने सीधा कह दिया नहीं इसका प्लूरल फ्लाई होता है, कह दिया मालूम है आपको, हमने कहा फ्लाई की से उड़ना वर्ब है तो ये प्लूरल थी, अब ये सिंगुलर हो गई, उल्टा हो गया। क्लियर ना? अगर ये वर्ब है तो ये प्लूरल है, अगर ये नाउन है तो ये सिंगुलर। तो ऐसा रहता है, मतलब कि अगर जो वर्ब डबल काम कर रहा होता है कोई शब्द, वो नाउन भी है वो वर्ब भी है, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम जानते हैं कि सारे पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, ये सारे के सारे नाउन होते हैं, सामान्यतः नाउन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो मोस्टली एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को शॉर्ट में मॉर्निंग भी कहते हैं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर मॉर्निंग नाउन नहीं है, एडवर्ब है। यद्यपि अकेला मॉर्निंग लिख दिया होता और कहता कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो नाउन था, बट यहां पर वो एडवर्ब है, वो नाउन नहीं रहा, क्योंकि उसने सब्जेक्ट के काम करने का समय बताया है, कब किया उसने। ठीक है, सब्जेक्ट के काम करने का समय बताया है, कब किया उसने काम, कब, क्यों, कैसे, कितना, ये सारे एडवर्ब बताते हैं। ठीक है, मतलब कि क्रिया का समय बताए, क्रिया की जगह बताए, क्रिया का रीजन बताए, क्रिया का रिजल्ट बताए, क्रिया का ढंग बताए, मैनर बताए, वो सारे वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं ये जो एग्जाम हुआ था संविदा वाला, उसमें मेरे में भी एक सेंटेंस आया था, ऐसी था, कुछ नाम था, सिंगल में था, रोहन गोज टू स्कूल, ऐसा करके कोई सेंटेंस था, ऐसा करके सेंटेंस था, और उसमें लिखा था स्कूल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। 90% लड़कों ने उसको नाउन लगाया, 90% लोगों ने नाउन लगाया उसको, क्योंकि जिसको इतना डीप नॉलेज नहीं होगा कि यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट की जो वर्ब है, जो काम किया सब्जेक्ट ने, उसकी जगह बता रहा है, वो सब्जेक्ट के काम करने की जगह बता रहा है, और जब जगह बता रहा है तो एडवर्ब होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसकी जगह बताए, उसका समय बताए, उसका तरीका बताए, उसका रीजन बताए, उसका रिजल्ट बताए, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। मेन एडवर्ब के अलावा, मेन एडवर्ब तो वो होते ही हैं जो क्रिया को मॉडिफाई करें, एडवर्ब को मॉडिफाई करें, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, उसके अलावा कैसे कैसे मॉडिफाई करें, उस क्रिया का समय बताएं, उस क्रिया की जगह बताएं, उस क्रिया का रीजन बताएं, उस क्रिया का रिजल्ट बताएं, तो वो सारे एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड था वो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर ना? चलो, तो हम खैर बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और उसमें हम ये बात कर रहे थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब में कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स तो आते ही आपको मालूम है, पहले से लिखा हूं। ठीक है,
अब यहां पर एक और चीज है, आई जो होता है तो वो सिंगुलर, बट इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी नियम पूर्णतः सच नहीं होता। कोई भी नियम आप ले लो, पूर्णतः सच कुछ नहीं होता दुनिया में। तो आई को प्लूरल के साथ में रखना है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऐसा भी कह सकते हैं। सीधी बात है कि आई जो है वो प्लूरल के साथ रहता है। ये हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब अगर मान लो कोई सेंटेंस बनाना है आपको, कोई भी ले लें आप, सपोज आपने कहा कि रामू रोज आम खाता है, सपोज ये सेंटेंस लिया, इसको बनाना है तो पहले आपको पहचानना आना चाहिए कौन कर रहा है काम, रामू कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है, खाता है, ये वर्ब हो गई। क्या खाता है, आम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ढूंढने का फॉर्मूला होता है क्या और किसे। क्या और किसे पूछने पर जो जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्ट हुआ करता है, क्या और किसे, ठीक है। क्या पूछने पर जो जवाब मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसे पूछने पर जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर क्या पूछने पर जवाब जो मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसे पूछने पर जो मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई वस्तु होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन होता है। तो ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कोई वस्तु आती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कोई पर्सन आता है तो वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसा ध्यान रखो कि क्या पूछने पर जो जवाब मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसे पूछने पर जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आम हो गया ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो बचता है वो अदर वर्ड में जाता है, तो अपना ये रोज जो था वो अदर वर्ड हो जाएगा। अब हम इसको इस क्रम में पढ़ते हैं। पहले क्या लिखना है इंग्लिश में, ये इंग्लिश का क्रम था। पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी कि रामू, उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी कि ईट, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मैंगो, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि डेली, रोज, रोज का मतलब डेली या पर डे, एवरीडे, जो भी लिखना है। अब देखिए हमारा सेंटेंस सही है क्या, ये सिंगुलर ये प्लूरल नहीं है सही। हमें पहले इसको बैलेंस करना होगा, इसका एग्रीमेंट सही करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर करना होगा, इसलिए हम ईट में एस लगाएंगे, ईट्स। अब हमारा सेंटेंस सही है, ये बन के दिया, ये हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस बना करके आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, और मेन चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एस ई एस कब लगना है और कब नहीं लगना है, मेन चीज है। और वर्ब में एस ई एस लगाने पर और भी कुछ चेंज होना है कि नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट में वाई होगी, उसके पहले कंसोनेंट होगा तो वाई को हटा के आई एस कर देंगे। अगर लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड, ओ होगा तो उसमें आप ई एस लगा देंगे, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप खुद करेंगे और कम से कम 10 सेंटेंस आप खुद बनाएंगे हिंदी के, और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या कंसल्ट करेंगे। अब देखिए आगे, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हम बना रहे थे। सिंपल का मतलब अफर्मेटिव बना रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा हम टॉपिक से भटक रहे हैं, इसमें अलग मैटर है, वो उसको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये समझ लेना बहुत जरूरी है। सेंटेंस जो होते हैं मूलतः 4-5 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग 4 प्रकार के मानते हैं, कुछ लोग 5 प्रकार के मानते हैं। जैसे पहली चीज, अब हम इस टॉपिक से बाहर गए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो मैटर, वो अलग है थोड़ा सा। सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं। ऐसे सेंटेंस जो हमें कुछ जानकारी देते हैं उन्हें कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
जो हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। और इंफॉर्मेशन हमेशा दो प्रकार की होती है। कोई भी जानकारी आपको दी जाए, किसी भी सेंटेंस में दी जाए, ये सिर्फ दो प्रकार की ही जानकारी होगी, तीसरे प्रकार की जानकारी नहीं होती है। एक जानकारी होगी अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, दूसरी होगी नेगेटिव। ये दो प्रकार की जानकारी जो होती है, कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी कहेगा, कोई भी जवाब आपसे कुछ बताएगा अगर आपको, तो दो ही प्रकार से बताएगा, तीसरा तरीका नहीं है बताने का। या तो वो सेंटेंस सिंपल बोलेगा या वो नेगेटिव बोलेगा अगर बता रहा है तो बताने वाला सेंटेंस कहलाता है डिक्लेरेटिव। ये मेन एक टाइप हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आपसे कुछ पूछेगा, या तो बताएगा या फिर पूछेगा। पूछे में आ जाएगा क्या, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन भी दो प्रकार का होगा, इंट्रोगेटिव और डबल या मोस्ट इंट्रोगेटिव। कुछ लोग डबल लिखते हैं, कुछ लोग मोस्ट लिखते हैं, बात वही है। दो प्रकार का क्वेश्चन होगा। अब इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव या मोस्ट इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है? इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन पूछता है और डबल इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो से दिया जा सके। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर यस या नो से हो जाता है तो वो इंट्रोगेटिव है। बस ठीक मिनट। और अगर उसका आंसर यस नो से नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है, तो ऐसा सेंटेंस होता है मोस्ट इंट्रोगेटिव। और इसके बाद में बात करते हैं।